नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने नीति आयोग की जो बैठक थी उससे निकलने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये बोला कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक साइलेंट कर दिया गया और ये कह कर के वो अपनी बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी जब वो नीति आयोग की बैठक से दंदनाती हुई बाहर आई उसके बाद। अब मसला ये है कि जिस व्यक्ति को आउट ऑफ टर्न बोलने की आदत हो या जहाँ नहीं भी बोलना चाहिए वहाँ बोलने की आदत हो, वो अगर उसके साथ ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उसको न केवल तकलीफ़ होगी बल्कि उसका विरोध भी होगा। हालांकि इस बात को साफ तौर से नकार दिया गया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया या उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आजकल ये एक बड़ा फैशन हो गया है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी भी यही बात करते रहे कि उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, और भी एक दो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनका माइक पार्लियामेंट में ऑफ कर दिया जाता है, या जहां पार्लियामेंट तो मान लीजिए बड़ा स्पेस है वहाँ समझ में आता है, लेकिन ये जो नीति आयोग वाली बैठक थी ये तो इतना बड़ा स्पेस नहीं था कि इसमें माइक ऑफ करने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला होता। फिर भी सरकार की तरफ से इस बात को लेकर के डिनायल आ गया है कि उन्होंने कोई माइक ऑफ किया था या नहीं बोलने दिया गया था, बल्कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि उनको कलकत्ता वापस जाना था इसलिए उनको पहले बोलना अलाउ कर दिया गया, या उनको उनकी बात पहले सुनी गई, जिससे वो अपनी बात ख़त्म करके जब उनको बैठक से बाहर जाना हो चली जाएं। ये सरकार की तरफ से या नीति आयोग की तरफ से बात आई है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने तो आरोप लगाया है। और दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी ये बातें हमेशा अक्सर करती रहती हैं। उनको बोलने से रोकने के लिए, मतलब उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, माइक हो माइक ना हो, उनको बोलने से रोकने के लिए अदालत जाना पड़ता है, और अदालत को उस पर अपना निर्णय सुनाना पड़ता है। और छोटी मोटी अदालत नहीं, उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट। अभी आज जो खबर छपी है, मतलब कल का कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय है। निर्णय इस बात पर दिया गया है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर के खिलाफ बोल सकती हैं या नहीं बोल सकती हैं। ये मसला था हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि ममता जो है वो स्टेटमेंट दे सकती हैं गवर्नर के खिलाफ, लेकिन वो कानून सम्मत होना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वायलेशन नहीं हो रहा होता तो अदालत ही कोई क्यों गया होता, या गवर्नर को अदालत जाने की क्या ज़रूरत थी। क्या है? इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही ममता बनर्जी ने ये बयान दिया था जब बांग्लादेश में ये वहाँ के जो आरक्षण है उसके विरोध में दंगे चल रहे थे। तो ममता बनर्जी ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश का अगर पश्चिम बंगाल का दरवाज़ा खटखटाता है तो वो उसे शरण देंगी। क्या ये ममता बनर्जी के हिसाब से या अदालत के हिसाब से कानून सम्मत है? क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दूसरे देश के लोगों को स्वीकार कर सकता है कानूनी तौर पर? गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेशी भरे पड़े हैं पश्चिम बंगाल में और उनको शरण दिया जाता है, उनको धीरे धीरे उनकी सिटीजनशिप बनती है, आधार बनता है, बाद में तो उनका पासपोर्ट भी बन जाता है गैर कानूनी तौर पर। और खाली पश्चिम बंगाल क्यों, पूरे देश में फैले हुए हैं बांग्लादेशी।
लेकिन क्या कानूनी तौर पर ऐसा संभव है? इस पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आ गया कि ये उनके ज्यूरिस्डिक्शन का हिस्सा नहीं है। जब देश और देश के बीच में बात होती है तो उसमें प्रदेश की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, वरना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भी इस पर बयान आ गया। अब एक और विषय की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मतलब इसी साल लगभग 1 महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो एक पिछड़ा वर्ग की सूची बनाई गई थी और उसमें मुसलमानों को शामिल कर लिया गया था। इसको लेकर के, और वो इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी में विदाउट ड्यू डिलिजेंस शामिल किया गया था, जिसको लेकर के मामला अदालत में गया था और अदालत ने उस पर रोक लगा दी। ममता बनर्जी ने खुलेआम डंके की चोट पर कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं और उनको आरक्षण देने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने किया है वो सही किया है। अब इस पे अगर अदालत संज्ञान लेना चाहता तो ले सकता था, लेकिन नहीं लिया संज्ञान। तो इस तरह की बातें ममता बनर्जी लगातार करती रहती हैं। इसे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके नेता राष्ट्रपति के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनकी नेता महुआ मोइत्रा महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में जिस तरह से बयानबाजी की थी, उसके अलावा और भी पार्लियामेंट में एक तृणमूल के सांसद ने जिस तरह से स्पीकर का मजाक उड़ाया था। तो ये जो सारा का सारा डिसरिस्पेक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने मुखिया से सीखते हैं। जिस तरह उनकी मुखिया लोगों से बात करती है, व्यवहार करती है, वैसा ही उनके नेता दूसरे दल के नेताओं के साथ बात करते हैं और उस तरह से व्यवहार करते हैं। और उसमें जो इंस्टीट्यूशनल जब अपनी स्थिति होती है, जब वो खुद किसी स्थिति में फंसे होते हैं, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अन्यथा वो फेडरल स्ट्रक्चर को मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं। स्टेट की क्या जिम्मेदारी है उसकी मानने के लिए तैयार होते हैं और एकदम मनमानी करते हैं। प्रधानमंत्री का अनादर करेंगे, मीटिंग होगी उसमें आएंगे नहीं। मीटिंग में प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं, बीच में छोड़ के ममता बनर्जी उठ के गई हैं। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? प्रधानमंत्री की संस्था का रिस्पेक्ट नहीं है, अदालत का रिस्पेक्ट नहीं है, अदालत के निर्णयों पर प्रश्न किया जाता है और उसको मानने से नकारा जाता है। जहाँ पर फॉरेन रिलेशन की बात है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो आप सोवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। तीस्ता जो जल बंटवारा है, उसको लेकर के बयानबाजी किया जाता है कि अगर उसमें पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया जाएगा तो वो इस तरह की बात आती है कि वो मान्य नहीं होगा। जो वाटर ट्रीटी होती है, जल संधि होती है, या जो फॉरेन रिलेशन होते हैं, सिटीजनशिप को लेकर के होते हैं कि किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, और ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदू CAA में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन
और पारसी, इन लोगों के सिटीजनशिप दिए जाने का विरोध किया था और अभी भी एनआरसी के विरोध में है। तो घूम फिर के सारा का सारा मसला वहीं पर आ जाता है। जिस त्रासदी का, जिस बीमारी का, जिस कोड़ का शिकार ये देश है, उसको अपीजमेंट कहते हैं। अपीजमेंट के कारण या अपीजमेंट को लेकर के सारा का सारा समस्या है। मुसलमान अगर बांग्लादेश से आएगा तो उसको सिटीजनशिप मिले, उसको शरण दिया जाएगा। लेकिन अगर CAA के अंतर्गत कोई हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है? जब पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, इसके विरोध में जो लोग आंदोलन करते हैं उन आंदोलनकारियों को शरण दिया जाता है, उन आंदोलनकारियों को समर्थन दिया जाता है, उन आंदोलनकारियों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। तो ये जो बात ममता बनर्जी कह रही थी कि जो आज उनको बोलने नहीं दिया गया, ये निश्चित तौर पर जिस तरह की टेम्परामेंट या जिस तरह की राजनीति या जिस तरह की का उनका स्वभाव है, उस हिसाब से जब वो बोलें तो सिर्फ उन्हीं को सुना जाए, उनके अलावा अगर किसी को सुना जाएगा तो फिर वो इस श्रेणी में आएगा कि उनको बोलने नहीं दिया गया। और ये होगा और उसके बाद फिर वो बाहर आकर के मीडिया में हंगामा करेंगी, मीडिया को बताएंगी। और मीडिया जो दरबारी मीडिया है, बड़ा वर्ग जो दरबारी मीडिया है, वो इसको लपकने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही इस तरह की कोई बात आती है वैसे ही मीडिया, जो दरबारी मीडिया है, वो बैठा हुआ है, इसको लपकेगा। उसके बाद ये इसको तेज़ी से फैलाया जाएगा। खैर, ये मीडिया का काम है, मीडिया को करने दिया जाए। हम सब मीडिया के हिस्सा हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को देखते समझते हैं। लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही हैं कि वो गलत हैं या ऐसी हैं, कम से कम उसके बारे में तो ज़रूर बोलना चाहिए। अब ममता बनर्जी ने कहा है कि उनको बोलने नहीं दिया गया और सरकार ये कह रही है कि उनको सबसे पहले बोलने दिया गया। अब इन दोनों विरोधाभासों में किसकी सुनी जाती है, कौन सही है या किसकी बात मानी जाती है, वो आप सोशल मीडिया या बाकी सब उठा करके देख लीजिए। लेकिन ये जो किया जा रहा है या जो इस तरह का लगातार एक के बाद एक गलत बात की जा रही है, वो जनता समझ रही है। दरबारी मीडिया को भले न समझ में आए, जनता समझ रही है। ये जो सेंटिमेंट है, रीजनल सेंटिमेंट, ये सेंटिमेंट जब तक कैश हो पाए, जैसे मोदी पर आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व सेंटिमेंट ज़्यादा देर तक, वैसे ये लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट कब तक जारी रहेगा इसको देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे अड्डा पर आइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा।